को बाधित न करें, इसके लिए उन पर हर संभव कठोर से कठोर कार्रवाई कराने का दायित्व चुनाव आयोग का है। पूंजीपति हैं अंबानी, अडानी और बड़े बड़े पूंजीपति, उन्हीं को संतुष्ट करने का और अमीर से और ज़्यादा अमीर बनाने का काम किया। मतदान की प्रक्रिया में बाधक हों, उन पर तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महंगाई एकदम जो है आसमान छू रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। सारण हत्याकांड के आज 4 दिन हो गए हैं और सारण के तेलपा में आज चौथे दिन भी धारा 144 जारी है। कहा जा रहा है कि 25 के बाद जो है धारा 144 वहां से हटाया जाएगा। इंटरनेट सेवा जो बैन कर दिया गया है उसे बहाल किया जाएगा। लेकिन 4 दिनों के बाद भी वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो खामोश हैं। वहाँ मातमी सन्नाटा पसरा है और लोग एक आशंका के भय में जीने को मजबूर हैं। इसी मसले पर हम बात करने आए हैं बिहार के पूर्व DGP और RJD के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के चेयरमैन अशोक गुप्ता जी से। आइए उनसे बात करते हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि एज ए DGP, एक्स DGP, आपको सर इस तरह की घटनाओं का बहुत अनुभव है। जो आपने विजुअल देखा टीवी में, सोशल मीडिया पे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या है सर? सबको नमस्कार और आपको बहुत धन्यवाद। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। प्रजातंत्र में वोट एक जन उत्सव के रूप में, महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जनता मालिक है, वोटर मालिक है, वो जाकर गुप्त मतदान करते हैं। तो 20 तारीख को मतदान हुआ सारण लोकसभा क्षेत्र में और 21 की यह घटना है। जैसा पता चला कि 20 को वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी एक बूथ पर वहाँ गई थी जहाँ यह हिंसक वारदात हुई है और कुछ आपस में झड़प हुई थी, जो भी कारण रहे हों। तो अगले दिन इसकी परिणति जो हिंसक घटना के रूप में हुई, जिसके बारे में आप चर्चा अभी कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई और 2 जो समर्थक थे राष्ट्रीय जनता दल के गंभीर रूप से कुल 7 राउंड गोलियां हाँ से गंभीर रूप से वो घायल हो गए। इसकी जितनी भी निंदा भर्त्सना की जाए कम है, क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। 20 तारीख को मतदान तो शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन उसके चलते अगले दिन गोली चलाना, 7-7 राउंड फायर किया गया और FIR हुई है और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो समर्थक थे, एक की हत्या हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना है। ये घटनी नहीं चाहिए थी और जैसा कि मालूम हुआ कि स्थानीय थाना प्रभारी के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, तो जो बतलाता है कि थाना के स्तर से भी बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक हुई। कहा जा रहा है सर कि वहाँ रोहिणी आचार्य जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, वो उस तेलपा बूथ पे गई थी और वहाँ बूथ के अंदर 2 नौजवान बैठे हुए थे और उन नौजवानों को उन्होंने कहा कि आप अगर वोट दे लिए हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, आप बाहर निकलिए। इसी पे उन दोनों नौजवानों ने उनके साथ गाली गलौज शुरू की और इस गाली गलौज के बीच स्थानीय लोगों की संख्या बढ़ती गई और फिर रोहिणी आचार्य की गाड़ी पर कुर्सी और पत्थर तक चलाए गए। किसी तरह से रोहिणी आचार्य जो है वहाँ से एक तरह से भाग के निकली, साथ में भोला यादव भी थे। कहा यह जा रहा है कि उसके बाद दोनों तरफ के लोगों में तनातनी हुई, लेकिन मामला ख़त्म हो गया और नेक्स्ट डे
मतलब इस पे चर्चा हो रही थी तेलपा मोड़ पे, और वहाँ से लोग जो है लोगों में झड़प हुई। और तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन से जो चूक हुई कि जो लोग अंदर में थे बैठे हुए, झड़प के बाद उन लोग की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए थी। जब आपने वोट दे दिया है और आप इलेक्शन एजेंट नहीं हैं, पोलिंग एजेंट नहीं हैं किसी उम्मीदवार के, तो आपको वहाँ रहने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है। प्रत्येक बूथ पर वो जो प्रत्याशी होते हैं, पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट देते हैं, इसकी सूची देते हैं रिटर्निंग अफसर को, और मतदान पदाधिकारी के पास वो सूची रहती है। अगर ये लोग दोनों लोग सूची से अलग थे, सूची में नहीं थे, पोलिंग एजेंट नहीं थे उस बूथ के अधिकृत रूप से, तो इन पर तो एफआईआर होना चाहिए था, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी श्रीमती रोहिणी आचार्य ने सही उनको रोक टोक टाक किया और कहा कि आप अनाधिकृत रूप से बूथ के अंदर हैं, आप मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, निष्पक्ष मतदान को, तो इसलिए उनको चले जाना चाहिए था। और रिटर्निंग अफसर वहाँ के जो थे पोलिंग ऑफिसर, उनका भी दायित्व था कि उनको निकलवा देते। और ये स्थिति, अशोभनीय स्थिति जो हुई, आपस में बाती और फिर कुछ हिंसक घटनाएं उन लोगों ने मिलकर की। ये महिला प्रत्याशी थी, ये क्या हिंसा करती? तो जो भी हुआ, गाड़ी पे पथराव उनके हुआ, ये सब की कोई गुंजाइश नहीं थी, गलत हुआ। इस घटना के बाद भी बूथ के बाहर और आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ के वोटर आए थे खास करके, तो वोट गिराने उस बूथ पे, तो वहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, लाठी बल, पेट्रोलिंग पार्टी, ये सब की व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। तो इसके चलते भी जो प्रत्याशी थे, जो पता चला कि वो रमाकांत सोलंकी, वो भाजपा से उनका संबंध था, राजीव प्रताप रूड़ी के दाहिने हाथ माने जाते हैं। हाँ, तो भाजपा के थे। हो सकता है कि उनका आकलन हो कि चुनाव में वो हार रहे हैं, जो मतदान हुआ पूरे लोकसभा क्षेत्र में, तो उसके चलते भी एक रिएक्शन होता है जो होना नहीं चाहिए। ये तो आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। जनता चूँकि मतदान करती है, जनता जिताती है, हराती है, उसको शालीनतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल हो या प्रत्याशी उनके हो, उसको रिएक्शन में इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। ये बिल्कुल गलत हुआ है, जो भी हुआ है ये हिंसक वारदात उनके समर्थकों के द्वारा, भाजपा के समर्थकों के द्वारा एक गलत हुआ है। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि रमाकांत सोलंकी और उनके समर्थकों ने जो है आरजेडी के समर्थकों पे गोलियों की बौछार कर दी, कुल 7 राउंड फायर किए, और इसके बाद जो बीजेपी के वहाँ से मौजूदा सांसद हैं और प्रत्याशी हैं राजीव प्रताप रूड़ी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि गोलियां चली है, चलेगी और चलती रहेगी। तो एक प्रत्याशी, एक सांसद के इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, ये बयान बिल्कुल गलत है, भड़काने वाला है, समाज के वर्गों के बीच हिंसा करने के वारदात को उत्तेजित करने वाला है, प्रोवोक करने वाला है। और ये बयान वो मंत्री रहे हैं केंद्र में, इतने टर्म एमपी रहे हैं, तो उनके मुख से इस तरह का बयान तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उनसे शालीनतापूर्वक व्यवहार के अपेक्षा की जाती थी, जो उन्होंने नहीं किया है। और इस तरह से वो कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भड़काने वाली बात कर रहे हैं, हिंसक वारदात हो तो उसके लिए उत्तेजित कर रहे हैं अपने समर्थकों को। तो ये तो बिल्कुल ही ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्तिजनक है। और इस बयान को पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए,
प्रशासन को, पुलिस और जिला प्रशासन को, और उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हिंसा फिर से न होने पाए, विधि व्यवस्था फिर से भंग न होने पाए। तो ऐसी घटनाओं को रोकना तो प्रशासन का काम है। लेकिन उन पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है किसी तरह की। उल्टा जो है रोहिणी आचार्य और भोला यादव के खिलाफ 8 से ज़्यादा मामले कहा जा रहा है कि दर्ज कर दिया गया है। कार्रवाई तो की जानी चाहिए। जो भी कानून को अपने हाथ में लेते हैं, कानून को भंग करते हैं, रूल ऑफ लॉ है, कानून के आगे हर व्यक्ति समान है, वो कोई भी हो, तो जो भी कार्रवाई है आप सनहाई कर लेते, स्टेशन डायरी एंट्री करते। इस तरह के जो बयान माननीय नेताजी ने दिया है, भाजपा के प्रत्याशी ने, तो और उसकी जांच करते, और जांच में आपको लगता है कि इस पर एफआईआर होना चाहिए तो एफआईआर करते। लेकिन बिल्कुल कोई कार्रवाई न करना तो सही नहीं है। और आप जैसे कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष महागठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती रोहिणी आचार्य के विरुद्ध, उनके समर्थकों के विरुद्ध और पदाधिकारियों के विरुद्ध बहुत सारे केस दर्ज कर लिए गए हैं। तो केस एफआईआर हो गए हैं तो किसी ने एफआईआर किया होगा। ये तो अनुसंधान का विषय है कि एफआईआर सही है गलत है, उसमें जो अभियुक्त बनाए गए हैं उनके खिलाफ साक्ष्य है या नहीं है, तो क्या साक्ष्य हैं, क्या धाराएं बनती हैं, वो अनुसंधान का विषय है। और उस पर तत्पर हड़बड़ा के कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए इस प्रकार के पॉलिटिकल केसेस में, क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये केसेस हैं। तो सही इसकी जांच होनी चाहिए, गहराई से जांच होनी चाहिए। कम से कम डीएसपी कोटि के पदाधिकारी को इन केसेस का सुपरविज़न करना चाहिए, और ऑफिसर इंचार्ज या सीनियर दरोगा इस ऐसे केसेस का इन्वेस्टिगेशन करें ताकि निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, झूठे एफआईआर पर कार्रवाई ना हो। सर अभी आज तो छठे चरण की वोटिंग हो रही है, लेकिन कुल 16 सीटों की वोटिंग बाकी थी छठे चरण और सातवें चरण मिला करके। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सारण के तेलपा में जो हत्याकांड हुआ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था ताकि आगे वाला चुनाव प्रभावित हो? खास करके एक यादव समुदाय के बारे में कहा जाता है कि ये लोग दबंग छवि के लोग हैं, जंगल राज से भी उन्हें जोड़ के बीजेपी के लोग देखते हैं। तो एक था उकसावे वाली कार्रवाई थी ताकि मतलब आगे की जो 16 सीटें हैं वो प्रभावित हो। इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप देखिए शिवहर में भी जो है, शिवहर लोकसभा की मुझे भी सूचना है कि वहाँ के भी जो प्रत्याशी हैं और उनके एक समर्थक हैं आपराधिक छवि के हैं, नीतीश महाराज उनका नाम है, तो वो भी जो है क्षेत्र में घूमते हैं। जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, उनके श्रीमती लवली आनंद, उनके पति वो आनंद मोहन जी, उनका आपराधिक इतिहास रहा है। ठीक है, जेल में गए हैं, सज़ा काटी है, आए हैं बाहर, लेकिन बेल की भी बहुत सारी शर्तें होती हैं। जब कोर्ट से बेल मिलता है तो उसमें कुछ शर्त तो रहती है कि आप फिर से कानून भंग नहीं करेंगे, आप थाना पर हाजिरी देंगे, मतलब कि आपका बिहेवियर अच्छा होगा, नहीं तो बेल कैंसिल भी हो सकता है। अगर ये बेल की शर्तों को नहीं अनुपालन करेगा कोई व्यक्ति जो बेल पर छूट के बाहर आया है, तो उस पर तो लीगल एक्शन होगा, बेल कैंसिल हो सकता है। और हमें जो सूचना मिली है कि उनके साथ कुछ अपराधी तत्व के लोग भी घूमते हैं, तो जिससे आम मतदाताओं में खास करके जो कमज़ोर वर्ग के हैं, दलित समाज के हैं, एक भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो प्रशासन को इसमें बहुत चौकस रहने की ज़रूरत है, और मतदान की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो, और हर वोटर मतदाता, चुनाव आयोग कह रहा है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परसेंटेज मैक्सिमम होना चाहिए, अधिक से अधिक मतदाता वोट करें, वोट का परसेंटेज बढ़े, जो कि कम है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी मतदान की निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया में बाधक हों, उन पर तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो ये चुनाव के इस प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सके। तो आप जो कह रहे हैं कि इसमें इस तरह की बातें हो सकती है, एक भय का वातावरण फैला देने का, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसकी संभावनाएं हैं, और कई 6 लोकसभा क्षेत्रों से जहां चुनाव बाकी हैं, आज हो रहे हैं या 7वें अंतिम चरण में होंगे, तो इस तरह के तत्व हावी हो सकते हैं। सर, इसमें एक बात ये और भी है कि क्या जिस तरह से अनंत सिंह को चुनाव के दौरान सरकार ने जो पेरोल दे दिया, जेल प्रशासन या जिसके थ्रू भी मिला पेरोल, तो आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल गलत हुआ? क्योंकि जिस आम तौर पे चुनाव के वक्त में जितने भी आपराधिक किस्म के लोग होते हैं उन्हें जेल के अंदर डाला जाता है, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा दिखाया गया कि आप पेरोल दे रहे हैं एक ऐसे खूंखार अपराधी का जिसका मतलब बैकग्राउंड काफ़ी खतरनाक रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे इस तरह के आपराधिक छवि के लोगों को चुनाव के ठीक पहले पेरोल पे छोड़ना, अब ठीक है, जेल मैनुअल्स हैं, उसके प्रावधान हैं, उसको आप पालन करते हैं, लेकिन इन सब स्थिति और परिस्थिति में चुनाव आयोग का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। जिला प्रशासन या जेल प्रशासन ने पेरोल पर छोड़ने का काम किया सरकार ने, लेकिन चुनाव में तो चुनाव के सर्वे सर्वा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होते हैं, उनका ये अख्तियार है, दायित्व है कि ऐसे आपराधिक छवि के लोग दहशत नहीं फैलाएं और वो चुनाव के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को बाधित न करें। इसके लिए उन पर हर संभव कठोर से कठोर कार्रवाई कराने का दायित्व चुनाव आयोग का है और राज्य के भी चुनाव प्रशाखा का है और जिला के रिटर्निंग अफसर का है। मतलब उनके मातहत एसडीओ, बीडीओ, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, एडीएम, पुलिस ऑफिसर, सब का है। तो बिल्कुल ऐसे हिंसक तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी। सर, जिस तरह से आपने कहा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं के कंधों पे इन तमाम नियमों कानून को पालन करवाने की जिम्मेदारी है, वो एक तरह से पंगु जैसी स्थिति में? देखिए, कानूनी शक्तियाँ तो सबको प्राप्त है, जिसमें अगर वो कार्रवाई करना चाहें तो कोई रोक नहीं है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन व्यवहारिक तौर से ऐसा देखा जाता है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके प्रति जो है थोड़ा भेदभाव चुनाव आयोग किया करता है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो व्यवहारिक रूप से तो यही स्थिति है जिसके चलते चुनाव की प्रक्रिया बाधित होती है। आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, कहा जा रहा है कि उनका काफ़ी जलवा है, प्रधानमंत्री कई बार बिहार आ चुके हैं, आज भी बिहार आए हुए हैं, कई जगह सभा कर रहे हैं, और ये जो सारण की घटना हुई है, इन सब के कारणों के पीछे क्या तेजस्वी का मुद्दों पे बात करना है और बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं? बिल्कुल सही है, बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। 10 साल ये केंद्र की सरकार में रहे हैं और ना गरीबी दूर करने का और बेरोज़गारी दूर करने का और ज़मीन के जुड़े जो लोग हैं, किसान हों, मज़दूर हों, महंगाई एकदम जो है आसमान छू रही है, इसको नियंत्रित करने का जो काम होता है वो बिल्कुल विफल रही है केंद्र की भाजपा सरकार। और जहाँ तक तेजस्वी यादव जी का प्रश्न है, तो उन्होंने
उप मुख्यमंत्री के रूप में इतनी सारी 4 लाख से ऊपर बहालियां करवाई, जबकि 10 लाख बहाली करने का उन्होंने संकल्प लिया था। तो 17 महीने की सरकार में उन्होंने इतना बहाली कर दी, इतनी भारी मात्रा में। और फिर जातीय जनगणना हुई, आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50% से 75% कर दिया गया। तो जिसका लाभ जो समाज के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक भी जो इस वर्ग से आते हैं, और सभी लोगों को मिला। 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़ा सवर्ण लोग हैं उनको भी लाभ मिला। तो बिहार ने तो एक नज़ीर पेश किया पूरे देश भर में। तो इसका श्रेय डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ले रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। उन्होंने सरकार पर दबाव डाल के ये सब काम पूरे करवाए। और जो राष्ट्रीय जनता दल की नीति भी है, सामाजिक न्याय की नीति, आरक्षण को लागू कराने का काम भी राष्ट्रीय जनता दल ने ही किया था, वो जिसकी शुरुआत कर्पूरी ठाकुर जी के समय से हुई थी। हो तो बिल्कुल सही है कि केंद्र की सरकार ने जो जनमानस की समस्याएं हैं, किसान की हो, मजदूर की हो, बेरोजगार युवकों की हो, गरीबी दूर करने की हो, महंगाई नियंत्रित करने की हो, इसमें कोई काम ही नहीं किया। और केवल जो पूंजीपति हैं, अंबानी, अडानी और बड़े बड़े पूंजीपति, उन्हीं को संतुष्ट करने का और अमीर से और ज़्यादा अमीर बनाने का काम किया। इलेक्टोरल रोल का जहाँ तक सवाल है, आपने सीबीआई का रेड करवाया, इनकम टैक्स का रेड करवाया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेड करवाया, और जिन लोग के खिलाफ आपने रेड करवाया वो आके आपके फंड में पार्टी के 100 करोड़ 200 करोड़ मोटी राशि दिया। तो ये क्या मतलब है? भयादोहन नहीं, एक्सटॉर्शन नहीं तो क्या है? और यही नहीं, आपने उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए, 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए, और उनके खिलाफ पहले से जो दर्ज मुकदमे थे उस पर जो है आँख फेर लिया। तो क्या बतलाता है? आपकी क्या मंशा है? किनके पक्ष में आप काम कर रहे हो और किनके विरुद्ध आप काम कर रहे हो? तो ये सब बातें जनता देख रही है, देश के लोग समझ रहे हैं, मतदाता समझ रहे हैं। 100 में 90% लोग हिंदुस्तान में गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। वो पिछड़ा हों, अति पिछड़ा हों, दलित हों, जिस भी वर्ग से आते हों, तो त्राहिमाम कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को हमारी शुभकामनाएं। तो ये थे बिहार के पूर्व डीजीपी और राष्ट्रीय जनता दल के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सारण की घटना पर समय रहते प्रशासन अंकुश लगाता तो निश्चित तौर पर इस तरह की अप्रिय घटना नहीं होती। वहीं इस घटना में जो वहाँ के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, वो आग में घी डालने का घिनौनी हरकत कर रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।